साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री महादेव शिक्षक एकेडमी पर। तो हम जो क्लास इस समय आपको पढ़ा रहे हैं उसमें इतिहास और राजनीति विज्ञान की क्लास 2 रहती है। तो बीच में हमने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए थे। तो हम आशा करते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट आपको मिला है तो जितने भी क्वेश्चन उसमें हैं सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ना है। हाँ, उसमें कुछ गलती हमसे हो गई थी कि जो हमने प्रश्न सॉल्व करा रहे थे बीच बीच में, तो जो प्रश्न हमने पढ़े उसके सामने हम थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया। उस जब सॉल्व कराने के बाद हम थोड़ा उस भी सामने आ जाते थे, लेकिन अब उस गलती को हम थोड़ा दूर करेंगे। तो आइए फिर हम आज राजनीतिक विज्ञान की एक नया अध्याय है, नया चैप्टर है, उसे पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो नया अध्याय है इसमें हुआ है संप्रभुता। संप्रभुता, आइए इसके विषय में पहले हम अध्ययन करते हैं कि जानते हैं संप्रभुता होता क्या है। ठीक, और संप्रभुता जिससे संबंधित है, जिस राज्य से, वह अन्य संगठनों से कैसे भिन्न है, एक एक करके हम सबका अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि संप्रभुता राज्य के लिए कितनी जरूरी है। तो अगर राजनीति का हमें पूरा ज्ञान रखना है, जानना है, तो हमें संप्रभुता के स्वभाव, उसकी प्रकृति क्या है, उसे हम अच्छे तरीके से हमें समझना होगा। अगर बात करें विद्वानों की, तो जो आधुनिक विचारक, जो आधुनिक समय है, अगर बात करें लगभग 16वीं सदी के, यहाँ पे जितने भी विचारक हैं आधुनिक, इन्होंने माना कि राज्य के लिए संप्रभुता बहुत ही जरूरी है, वही राज्य की प्रमुख विशेषता है। ठीक, अब बात करते हैं कि राज्य के जो अन्य संगठन हैं, अन्य समूह हैं, और जो राज्य है वह अन्य समूहों की भांति राज्य कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई समूह होगा, व्यक्ति उसे किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाता है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो चाहे व्यक्ति उसे समाप्त कर देता है, चाहे फिर उसे आगे बढ़ाता है। ठीक, और वही जब समूह बनता है तो समूह के जितने कार्यकर्ता होते हैं वह समूह को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे बनाते हैं जिसे उसका पालन करना होता है। ठीक उसी तरीके से जो राज्य है वह भी व्यक्तियों का एक समूह ही है, वह कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही बनाया जाता है। तो अब जो समूह है और राज्य है उनमें भेद क्या है? उसमें भेद यह है कि जो समूह है या संगठन है उसके पास संप्रभुता नहीं होती है। ठीक, लेकिन जो राज्य होता है उसके पास अपनी एक संप्रभुता होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है। ठीक, अगर हम बात करें कि प्रत्येक समूह की अपनी जो एक सामूहिक इच्छा है, उसी सामूहिक इच्छा के बाद व्यक्ति जो भी नियम कानून बनाता है, जिसे संगठन चलता है, उसी तरीके से राज्य की भी अपनी एक इच्छा होती है जिससे नियम बनते हैं, जो व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं। ठीक, अगर कोई भी समूह होगा, जब वह नियम कानून से संबंधित व्यक्ति नहीं मानेगा तो वह संगठन उसको दंडित नहीं कर सकता, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन जो राज्य बनाएगा नियम कानून, अगर वह नियम कानून राज्य में जो व्यक्ति है, अगर वह राज्य से जो कानून है उसे नहीं मानता है, राज्य उसे दंडित भी कर सकता है। यही जो दंड देने की शक्ति है राज्य की, यही संप्रभुता है, यही राज्य की आत्मा है। विद्वानों ने, न्यायविदों ने संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा है, क्योंकि जैसे शरीर में अपनी आत्मा होती है,
जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसी तरीके से राज्य को जीवित रखना है, अगर जीवित रहना है राज्य को, तो उसके लिए संप्रभुता जरूरी है, उसके पास सर्वशक्ति जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर हम बात करें तो 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक राष्ट्र तो था, लेकिन उसके पास अपनी संप्रभुता नहीं थी, उसके पास अपनी सर्वोच्च शक्ति नहीं थी। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उसके पास अपनी शक्ति आ गई, अपनी पावर आ गई, अपने देश को चलाने की, जो उसका आंतरिक भूभाग है उस पर शासन करने की, लोगों के लिए नियम कानून बनाने की, ये जो शक्ति है, यही जो सर्वोच्च शक्ति है जिसे व्यक्तियों के लिए बनाया गया, व्यक्ति उसे मानने लगे, जिससे उसका जीवन बेहतर हुआ, एक व्यवस्थित जीवन चला उसका। आज इतने अच्छे स्तर पर व्यक्ति पहुंचे हैं, इतने विकास किए हैं अपने जीवन में देश का। तो यही जो सर्वोच्च शक्ति है, यही सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है। आइए अब हम व्यवस्थित तरीके से संप्रभुता को समझते हैं। संप्रभुता होता क्या है, किन शब्दों से निकला है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 5 बिंदु लिखे हैं, इसी के तहत हम पूरा जो संप्रभुता है उसे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहला क्या है, पहला बिंदु क्या है, इसमें है संप्रभुता। संप्रभुता जो दूसरा बिंदु क्या है, इस दूसरा बिंदु है संप्रभुता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, उसे हम समझेंगे। उसके बाद देखते हैं ऑस्टिन एक विचारक हैं, इन्होंने कानूनी जो संप्रभुता दिया है उसमें क्या क्या बिंदु उन्होंने शामिल किया है। उसके बाद जो 5वां बिंदु है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा हम एक एक करके क्रमवार बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप हमारा साथ दीजिए और जो हम वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं उस पर कम से कम आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो अगर जो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो आइए देखते हैं पहले बिंदु में क्या, संप्रभुता क्या है। संप्रभुता क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहला बिंदु, इसमें क्या है, संप्रभुता अंग्रेजी के सॉवरेंटी से बना है। संप्रभुता अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी से बना है। ठीक, अब सॉवरेंटी जो है, दूसरे बिंदु में क्या है, सॉवरेंटी लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से निकला है। किससे निकला है, सुपर एनस शब्द से निकला है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि संप्रभुता किस भाषा से निकला है। ठीक, तो ये जो संप्रभुता सॉवरेंटी है, यह लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से निकला है। सुपर एनस शब्द से निकला है, और जो सुपर एनस है यह क्या है, यही सॉवरेंटी है। अगर बात करें तो यही सर्वोच्च शक्ति है। अगर सॉवरेंटी के अर्थ की बात करें, सॉवरेंटी के अर्थ की बात करें तो यही सॉवरेंटी क्या है, सर्वोच्च शक्ति है। अब बात करते हैं सर्वोच्च शक्ति होती क्या है, सर्वोच्च शक्ति क्या होती है, आइए देखते हैं। जो सर्वोच्च शक्ति है उसे कहा जाता है जो आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह क्या है, आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होती है। अतः आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त राज्य की सर्वोच्च शक्ति को ही संप्रभुता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, इसे अच्छे तरीके से समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने संप्रभुता को परिभाषित किया है। तो हमने यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण जो न्यायविद है उनकी परिभाषा को दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 ही, बाकी धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे इनकी और जो परिभाषाएं हैं उसे क्रमवार आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए
जो पहले विचारक हैं वो है बिलोबी। बिलोबी ने कहा कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। बिलोबी महोदय ने कहा राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगला जो है, अगली परिभाषा क्या है, ऑस्टिन है। ऑस्टिन महोदय ने कहा राज्य की सर्वोच्च आदेश देने वाली जो शक्ति है वही संप्रभुता कहते हैं उसे। अर्थात राज्य की सर्वोच्च आदेश देने वाली शक्ति को ही संप्रभुता कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह संप्रभुता क्या हो गई, राज्य की सर्वोच्च शक्ति के साथ साथ राज्य की सर्वोच्च इच्छा भी है। अगर इन दोनों परिभाषाओं को हम कैलकुलेट करें तो हम समझ सकते हैं कि जो संप्रभुता है वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के साथ साथ राज्य की सर्वोच्च इच्छा भी है। ठीक, यही जो इच्छा शक्ति है यही यह राज्य का सर्वोच्च आदेश हो जाएगा। ठीक, अब आगे आते हैं, अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि सर्वोच्च शक्ति उसे कहा जाता है जब आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप, ये जो बाह्य संप्रभुता है, आंतरिक संप्रभुता है। ठीक, अब ये क्या होता है, अब इसे हम समझते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखें आंतरिक संप्रभुता क्या है, आंतरिक संप्रभुता, उसके बाद हम बाह्य संप्रभुता दोनों की चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं आंतरिक संप्रभुता क्या है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति, राज्य की सर्वोच्च शक्ति जब आंतरिक हस्तक्षेप से मुक्त होता है तो उसे ही आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। अब थोड़ा इसे समझे, इसे यहां पे हमने देखा कि जब राज्य की सर्वोच्च शक्ति जब आंतरिक हस्तक्षेप से मुक्त होती है तो उसे ही आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। अब आंतरिक हस्तक्षेप से मुक्त कैसे बात की जाए, तो जैसे भारत एक राज्य है, ये अपने जो इसकी रहने वाली जनसंख्या है, जो इसका एक अपना निश्चित भूभाग है, जो अपना एक निश्चित सरकार यहाँ की है, ये जितनी चीजें हैं यहाँ पे जो सरकार यहाँ की है, केंद्र सरकार, वह जो कानून बनाएगी, जो नियम बनाएगी, उसे ही वही लागू करेगी, न कि कोई बाहरी है शक्ति आकर के यहाँ पे आपको यह बताए कि आपको ये करना है, आपको ये काम करना है। मतलब आपके आंतरिक जो आपका आंतरिक मामला है, यहाँ पे कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई बाहरी देश आपको दिशा निर्देश नहीं देगा। ठीक, यही आपकी हो गई आंतरिक स्वतंत्रता। जैसे अगर हम एक परिवार के माध्यम से समझे कि जैसे जो आपका घर का मुखिया होता है, अगर घर का मुखिया जितने भी निर्णय लेता है घर का, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से लेता है। घर का कोई भी सदस्य या बाहर का कोई भी सदस्य उस पर यह अपने विचार को न थोपे या जो उसके साथ जबरदस्ती ना करे कि आप ये काम ना करिए और ये काम करिए। जो मालिक है, जो मुखिया घर का है, वो पूरी शक्ति के साथ, जो उसके पास इच्छा शक्ति है, जो उसके पास सर्वोच्च शक्ति है, उसी के माध्यम से पूरा परिवार अपना चलाता है। ठीक, तो यही आपकी होती है आंतरिक संप्रभुता। अब देखते हैं आगे बाह्य संप्रभुता। अब एक और चीज समझते हैं यहाँ पे कि आंतरिक संप्रभुता जो आपकी है उसके प्रतिपादक कौन है। आंतरिक संप्रभुता के प्रतिपादक की बात आती है तो आप प्रतिपादक कौन है, गार्नर महोदय है। ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में बहुतों बार पूछा गया है आंतरिक संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है, तो आपका तुरंत उत्तर होना चाहिए कि कौन है, गार्नर महोदय है। ठीक, अब देखते हैं बाह्य संप्रभुता।
बाह्य संप्रभुता क्या है? जब राज्य की यह सर्वोच्च शक्ति बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त होती है तो उसे ही बाह्य संप्रभुता कहते हैं। अब इसे समझते हैं बाह्य संप्रभुता। जैसे भारत अपना एक राज्य है, एक देश है, इस देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो पड़ोसी देश हैं वो इसमें आकर के किसी भी तरीका के कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक, नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी कोई आंतरिक मामला धार्मिक होता है या कोई विदेश नीति से संबंधित कोई मैटर ऐसा होता है, तो जो विदेशी देश हैं उनके नेताओं का कुछ न कुछ वक्तव्य आता रहता है कि भारत में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहीं भारत के जो विदेश मंत्री हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, जो भी इससे संबंधित है, वही कहते हैं भैया आप अपना देखिए, ये हमारा अपना आंतरिक मामला है, आप इसमें किसी भी तरीका कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही है बाह्य हस्तक्षेप या बाहरी संप्रभुता या बाह्य संप्रभुता। ठीक, जब देश या राज्य की सर्वोच्च शक्ति बाह्य हस्तक्षेप से पूरी तरीके से मुक्त होती है, उसे ही हम बाह्य संप्रभुता कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाह्य संप्रभुता का जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है। तो आपके महत्वपूर्ण विचारक ये है ग्रोसियस। कौन है? ग्रोसियस। ग्रोसियस महोदय बाह्य संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आंतरिक संप्रभुता के जनक गार्नर और बाह्य संप्रभुता के जनक ग्रोसियस। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण दोनों है। ठीक, इसे आपको जरूर ध्यान देना है। अब आते हैं संप्रभुता की अवधारणा का विकास। अगले बिंदु पर चर्चा करें, जिसे यहाँ पर लिखा था जो दूसरा बिंदु है, क्या है? संप्रभुता की अवधारणा का विकास। अब संप्रभुता की जो विचार है, जो अभिव्यक्ति है, जो उसकी अवधारणा है, उसका विकास हुआ कैसे, अब इसे हम क्रमवार समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो 16वीं सदी, जो आधुनिक जहाँ से राजनीति की उत्पत्ति होती है, ठीक, वहां से सबसे पहले फ्रांसीसी न्यायविदों ने संप्रभुता की अवधारणा दी। जो फ्रांसीसी न्यायविद हैं, 16वीं सदी में सबसे पहले संप्रभुता की जो अवधारणा है उसे दिया, उसे व्याख्यायित किया। तो इन न्यायविदों में, जो फ्रांसीसी न्यायविद हैं, उनमें बोदा का नाम प्रमुख है। क्या नाम है? बोदा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बोदा है, इनका जो देश है उसे भी पूछ लिया जाता है कि बोदा किस देश के निवासी थे, तो फ्रांसीसी थे। ठीक, फ्रांसीसी थे। तो यहाँ पे देखिए, अब इस बोदा प्रमुख है, तो इनकी एक पुस्तक है द रिपब्लिक। बोदा ने एक किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है द रिपब्लिक। ठीक, इसी में पहली बार बोदा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपका उत्तर होगा बोदा। तो दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ, तो आपका उत्तर होगा द रिपब्लिक। इसमें तीसरा प्रश्न बनता है कि जिस पुस्तक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग हुआ है रिपब्लिक में, उसके लेखक कौन है, उसके राइटर कौन है, तो आपका उत्तर होगा बोदा। ठीक, यहाँ पे अब आगे देखते हैं। अब आगे में क्या है कि संप्रभुता की अवधारणा आई कैसे, तो फ्रांस में उस समय धार्मिक गृह युद्ध चल रहे थे। ध्यान दीजिए, संप्रभुता की जो अवधारणा है, फ्रांस में उस समय धार्मिक गृह युद्ध चल रहे थे। धार्मिक गृह कहीं भी होगा, धार्मिक गृह युद्ध, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो पूरे देश में एक अराजकता का माहौल बनेगा, कोई नियम कानून नहीं होगा।
हर जगह लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा, खून खराबा होगा, पूरी जो वहाँ पे शांति है, जो लोग आराम से रह रहे थे, पूरी तरह से भंग हो चुकी होगी। तो इसी को ये कब होता है, अराजकता कब फैलती, जब वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं होता है। तो उसी नियम कानून को स्थापित करने के लिए, उसी नियम कानून को स्थापित करने के लिए एक सर्वोच्च शक्ति जरूरी होती है। एक सर्वोच्च शक्ति जरूरी है भाई। जब तक सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी, जब तक जो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, अराजक तत्व हैं, जब तक उन्हें कोई समझाने वाला या उन्हें कंट्रोल करने वाली एक शक्ति नहीं होगी, तो लोग कंट्रोल में होंगे नहीं। जब कंट्रोल में होंगे तो तब जा कर के देश में या राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित होगी, ठीक, सुरक्षा स्थापित होगी। यही जो सर्वोच्च शक्ति है, गृह युद्ध को शांत करने के लिए जब उसी की स्थापना होगी तो क्या होगा, वहां पे शांति और सुरक्षा तभी स्थापित हो सकती है। अर्थात फिर समझे इसे कि संप्रभुता की अवधारणा फ्रांस में चल रहे धार्मिक गृह युद्ध के कारण अस्तित्व में आया, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति की स्थापना से ही शांति और सुरक्षा स्थापित हो सकती है, ठीक। तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। बोधा ने अपनी पुस्तक में जब संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो उसके बाद बोधा ने परिभाषा दी। उसी में बोधा ने कहा कि उनकी जो परिभाषा है, नागरिक जनों व प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति जो कानून से भी परे हो। बोधा ने जो सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो सर्वोच्च शक्ति है वह जो नागरिक जन है और जो प्रजाजन है उसके ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, वही है, वह कानून से भी ऊपर है। तो सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों के ऊपर, प्रजाजनों के ऊपर लागू की गई है, वह कानून से भी ऊपर है, ठीक। तो बोधा ने संप्रभुता को कानून से परे कहा। फिर भी मध्ययुगीन संस्कारों के चलते उन्होंने संप्रभुता पर निम्नलिखित सीमाएं लगा दी। संप्रभुता जब फ्रांस में धार्मिक युद्ध चल रहे थे, तो वहां पे जो उन्होंने नियम बनाया, जो सिद्धांत बनाया, जिस संप्रभुता की स्थापना की, जिस सर्वोच्च शक्ति की स्थापना की, जिसके तहत फ्रांस में शांति स्थापित हुई, सुरक्षा की भावना सबके अंदर है, सुरक्षा लोगों को मिली, वो जो सर्वोच्च शक्ति है, उसे जो कानून बनाया उन्होंने, उसके ऊपर भी उन्होंने कह दिया कि जो सर्वोच्च शक्ति ये है वह कानून के अंतर्गत नहीं आएगी। अर्थात जो कानून है संप्रभुता पर लागू नहीं होगी, ठीक। लेकिन बाद में चलकर यही बोधा उसी संप्रभुता पर कुछ सीमाएं लगा दी। और सीमाएं कौन कौन सी हैं? सीमाएं उन्होंने कहा कि जो ईश्वरी कानून है, जो ईश्वर का कानून है, जो प्राकृतिक कानून है, उस पर ये जो सीमाएं संप्रभुता है उस पर लागू नहीं होगा। जो दूसरा है वह है उत्तराधिकार के नियम। ये जो सर्वोच्च शक्ति है, इस पर उत्तराधिकार का जो नियम है वह भी लागू नहीं होगा। उसके बाद जो तीसरा इन्होंने क्या लगाया प्रतिबंध, उन्होंने कहा जो निजी संपत्ति है इस पर भी संप्रभुता की जो शक्ति है वह लागू नहीं होगी। अर्थात बोधा ने संप्रभुता को कानून से परे तो बता दिया, लेकिन उस पर जो मध्ययुगीन की जो उसमें व्यवस्था थी उसको देखते हुए संप्रभुता पर 3 प्रकार के प्रतिबंध उन्होंने लगाए। पहला ईश्वरी कानून, दूसरा उत्तराधिकार के नियम और तीसरा निजी संपत्ति। ये 3 प्रकार के
जो सीमाएं बोधा ने लगाई। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इस तरह संप्रभुता की अवधारणा देकर बोधा आधुनिक तो बन गए, फिर भी उन्होंने संप्रभुता पर उपरोक्त मर्यादाएं लगा दी। इसी को देख करके, ठीक, इसी को देख करके सेवाइन विचारक है, राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है बोधा पर। जो बोधा ने ये प्रक्रिया की वहां पे, ठीक, उसी को देख करके सेवाइन ने परिभाषा दी, उनके विषय में कहा कि बोधा आधुनिक नहीं बन सका बिना मध्ययुगीन बने। सेवाइन ने कहा कि वह आधुनिक नहीं बन सका बिना मध्ययुगीन बने। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। तो अब देखते हैं आगे, जो 3 मर्यादाएं बोधा ने लगाई थी, ठीक, इसमें क्या है, 3 मर्यादाओं को लगाने के कारण बोधा ने संप्रभुता को सीमित कर दिया। भाई जो पहले जो संप्रभुता को बोधा ने जन्म दिया, सबसे पहले उसे प्रतिपादित किया, जो उसे असीमित शक्ति उन्होंने दी थी, ठीक, जिसके तहत फ्रांस में शांति की स्थापना हुई, सुरक्षा की भावना सबके अंदर आई। ठीक, लेकिन जब उसी संप्रभुता पर बोधा ने 3 प्रकार की सीमाएं लगा दी, तो वही संप्रभुता क्या हो गई, सीमित हो गई। अर्थात जो बोधा की संप्रभुता वह सीमित हो गई, सीमित संप्रभुता हो गई। अब देखिए, बोधा के बाद हॉब्स आते हैं, बोधा के बाद हॉब्स आते हैं। हॉब्स ने इन मर्यादाओं को हटा दिया। जो मर्यादाएं बोधा ने संप्रभुता पर लगाई थी, आगे चल करके हॉब्स आते हैं, उन तीनों मर्यादाओं को जो बोधा ने लगाया था संप्रभुता पर, उसे हटा देते हैं। उसे जब उन्होंने हटा दिया तो क्या किया, तो वही पूर्ण संप्रभुता की अवधारणा बन गई, पूरी तरीके से संप्रभुता को स्वतंत्र कर दिया। ठीक, अर्थात अगर हम बात करें पूर्ण संप्रभुता की अवधारणा किसने दी, तो आपके हॉब्स आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए, हॉब्स ने संप्रभुता को स्पष्ट करने के लिए लेवियाथन या मानव देव शब्द का प्रयोग किया। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है यहाँ पे। संप्रभुता को अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने संप्रभुता को स्पष्ट करने के लिए लेवियाथन शब्द का प्रयोग किया, तो आपके हो जाएंगे हॉब्स। या पूछा जाता है कि लेवियाथन शब्द का प्रयोग किसने किया, आपके हो जाते हैं हॉब्स। ठीक, कई प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है। जब लेवियाथन शब्द का प्रयोग किया, इसी लेवियाथन को हॉब्स ने कानूनी संप्रभुता कहा। इसी लेवियाथन को हॉब्स ने कानूनी संप्रभुता कहा। ठीक, अब इसके बाद हॉब्स ने परिभाषा दी। हॉब्स ने कहा कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। हॉब्स ने कहा कि जो संप्रभु है उसका आदेश ही कानून है, अर्थात उसके बीच में कोई भी सीमा, कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो सर्वोच्च शक्ति है, जो संप्रभुता है, जो कहेगा वही सही है, वही कानून है, उसे लोगों को मानना पड़ेगा, अर्थात पूरी तरीके से निरंकुश बना देता उसे। ठीक, अब देखते हैं, इस तरह हॉब्स कानूनी संप्रभुता के प्रथम प्रतिपादक बन जाते हैं, या पिता कब बन जाते हैं, भाई जब संप्रभुता को पूरी तरीके से आजाद कर देते हैं बाधाओं से हॉब्स, तो वही हॉब्स, और जब संप्रभुता को आजाद कर देते हैं, जब संप्रभुता का आदेश ही कानून हो जाता है, जो कानूनी संप्रभुता के वही हॉब्स कानूनी संप्रभुता के जनक बन जाते हैं। ठीक, या कानूनी संप्रभुता का जो प्रतिपादक है या जनक किसे कहा जाता है, हॉब्स को कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे अब देखते हैं आगे, जैसे हमने बोधा की बात की, फिर हॉब्स की बात की, आगे चल करके बेंथम और ऑस्टिन भी आ जाते हैं। बेंथम और
ऑस्टिन आ जाते हैं। तो उन्होंने कानूनी संप्रभुता की अवधारणा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, कानूनी संप्रभुता के अगर प्रतिपादक की बात करें तो हॉब्स है। ठीक, तो लेकिन कानूनी संप्रभुता को आगे बढ़ाया किसने? बेंथम और ऑस्टिन ने। आपको ध्यान देना यहाँ पे कि कानूनी संप्रभुता का वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिपादन ऑस्टिन ने किया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कानूनी स्तर पर कानूनी संप्रभुता का वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिपादन किसने किया? ऑस्टिन ने किया। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिपादन किसने किया कानूनी संप्रभुता का, तो ऑस्टिन हो जाते हैं। इसीलिए कानूनी संप्रभुता ऑस्टिन के नाम की पर्यायवाची बन जाती है। इसीलिए भाई ज्यादा उसमें उन्होंने योगदान दिया उसके विकास में। तो इसीलिए जो कानूनी संप्रभुता है वह ऑस्टिन के नाम की पर्यायवाची बन जाती है। ठीक, तो कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जिन्होंने कानूनी संप्रभुता का धर्माध्यक्ष कह दिया। किसको कह दिया? ऑस्टिन को। कुछ लोग ऐसे आए उनके योगदान को देख करके, जिस योगदान को कानूनी संप्रभुता के विकास में दिया है ऑस्टिन ने, उनके योगदान को देख करके कुछ लोग ऑस्टिन को कानूनी संप्रभुता का धर्माध्यक्ष बोल देते हैं। ठीक, इसीलिए हम कह सकते हैं कि संप्रभुता की अवधारणा कानूनी संप्रभुता के रूप में अस्तित्व में आई। इन्हीं सबको देख करके हम कह सकते हैं कि कानूनी जो संप्रभुता है, इस संप्रभुता की जो अवधारणा है कानूनी संप्रभुता के रूप में अस्तित्व में आई। ठीक, अब देखते हैं अगले बिंदु पर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है? ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। किसका? ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। अब देखते हैं ऑस्टिन ने क्या कहा। ऑस्टिन ने कहा वह संप्रभुता जो सर्वोच्च कानून निर्माता निकाय में निहित होती है, जिसका आदेश ही कानून होता है, वह कानूनी संप्रभुता कहलाती है। बहुत ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, कि वह संप्रभुता जो सर्वोच्च कानूनी निकाय में निहित होती है और जिसका आदेश ही कानून होता है, वह कानूनी संप्रभुता कहलाता है। अब देखते हैं अगले बिंदु पे। इसमें क्या है? कानूनी संप्रभुता सिद्धांत को एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि एकलवादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा कानूनी संप्रभुता से संबंधित है। ठीक, अब इसमें क्या है? क्योंकि इसके अनुसार संप्रभुता केवल एक केंद्र में निहित होती है। वह केंद्र क्या है? वह केंद्र है राज्य। कानूनी संप्रभुता सिद्धांत जो एकलवादी अद्वैतवादी सिद्धांत जिसे कहा जाता है, उस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता केवल एक केंद्र में निहित होती है। वह केंद्र क्या है? वह केंद्र है राज्य। ठीक, अब देखते हैं, चूंकि यह संप्रभुता केवल कानून की सर्वोच्चता की बात करता है, यह संप्रभुता केवल कानून की संप्रभुता की बात करता है, अतः वकील लोग जो हैं इससे विश्लेषणवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है कि विश्लेषणवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका होगा कानूनी संप्रभुता सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, अगले बिंदु पे आते हैं। इसमें क्या है? वैसे तो कानूनी संप्रभुता सिद्धांत के पहले प्रतिपादक हॉब्स माने जाते हैं। जैसे हमने बताया पीछे कि कानूनी संप्रभुता सिद्धांत का जो पहली बार प्रतिपादन किया वो हॉब्स थे। ठीक, उसके बाद देखिए
लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर, ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक स्तर पर इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? ऑस्टिन महोदय ने किया। वैज्ञानिक स्तर पर इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन ऑस्टिन महोदय ने किया। ऑस्टिन ने एक पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या नाम है? ज्यूरिस्प्रूडेंस, अर्थात विधि शास्त्र। परीक्षा में इस पुस्तक को पूछा जाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसकी है, तो आपका उत्तर होगा ऑस्टिन। ठीक, उसके बाद देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो पुस्तक है, यह ज्यूरिस्प्रूडेंस जो पुस्तक है, यह वकीलों की बाइबल कहा जाता है। इससे ऑस्टिन की जो पुस्तक लिखी गई है ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसे वकीलों की बाइबल माना जाता है। ठीक, तो परीक्षा में पूछा जाता है। जितने बिंदु हैं सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे देखिए, ऑस्टिन ने परिभाषा दी है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब ध्यान दीजिएगा इसे। ऑस्टिन ने कहा कि वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु कहलाता है जो अपने समान किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन न करे, वरन उसकी आज्ञा का पालन लोग आदतन करते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। इन्होंने लिखा, ऐसा संप्रभु जिस समाज में रहता है वही समाज स्वतंत्र राजनीतिक समाज कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक, हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो एक बार फिर देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। आप कई बार पढ़िए, थोड़ी बड़ी परिभाषा है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। फिर देख लेते हैं। ऑस्टिन ने कहा कि वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु कहलाता है जो अपने समान किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वरन उसकी आज्ञा का पालन लोग आदतन करते हैं। ऐसा संप्रभु जिस समाज में रहता है वही समाज स्वतंत्र राजनीतिक समाज कहलाता है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि जो निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति है ये क्या है। यही मूल है ऑस्टिन के। ठीक, अब देखते हैं कि उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि हॉब्स ने कानूनी संप्रभुता को, ध्यान दीजिए, हॉब्स ने कानूनी संप्रभुता को क्या कहा? लेवियाथन कहा। वहीं ऑस्टिन ने निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति है इसे ही संप्रभुता कहा है। क्योंकि इस निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन लोग आदतन करते हैं, अतः ऑस्टिन की भाषा में कहा जा सकता है कि जो इन्हें परिभाषा दी है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। ध्यान से पढ़िए यहाँ पे कि जो परिभाषा हमने यहाँ पे बताई उसमें क्या है, उससे स्पष्ट है कि यदि हॉब्स ने कानूनी संप्रभुता को लेवियाथन कहा है तो ऑस्टिन ने निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कहा है। ठीक, तो चूंकि इस निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन लोग आदतन करते हैं, इसलिए ऑस्टिन की भाषा में कहा जा सकता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। परीक्षा में पूछा जाता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, यह परिभाषा किसने दी है? तो आपका उत्तर होगा ऑस्टिन महोदय ने दी। ठीक, अब देखते हैं अगले बिंदु पर। यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति या कानूनी संप्रभुता सर्वोच्च विधि निर्माता निकाय में रहता है। अब बात करते हैं कि ये जो निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति है ये रहता कहाँ पे है। भाई जो भी होगा संप्रभुता कहीं न कहीं तो निवास करती होगी, किसी माध्यम से तो डील होती होगी। तो इसमें कहा गया है कि यह जो निश्चित व्यक्ति है, निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति है, या कानूनी संप्रभुता कहाँ पे रहती है? सर्वोच्च विधि निर्माता निकाय में रहता है।
जो कानून बनाता है, ठीक, जिसके माध्यम से राज्य में कानून व्यवस्था, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती है, वही है कि सर्वोच्च विधि निर्माता निकाय। अब देखते हैं कि ब्रिटेन में जो यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति है, रहता कहाँ पे है? अगर ब्रिटेन की बात करें तो यह पार्लियामेंट सहित क्राउन में, पार्लियामेंट सहित क्राउन में। जैसे जब पार्लियामेंट कोई नियम कानून वहां की संसद से बनाएगा तो क्राउन के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। जब सिग्नेचर होगा तभी जाके वह कानून का रूप धारण करेगा। ठीक वही है ब्रिटेन में, यह पार्लियामेंट सहित क्राउन में। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में यह संसद सहित राष्ट्रपति में रहता है। अब ध्यान दीजिए, जो निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति जो संप्रभुता है, अगर भारत की बात करें जो पार्लियामेंट है, जहाँ पे हमारे सांसद लोग रहते हैं, जो सांसदों के द्वारा जो नियम कानून बनाया जाता है वो उसका अंतिम रूप नहीं है। वो नियम कानून बना करके जब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, इस राष्ट्रपति के पास जब भेजेंगे, जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तब वहीं जा करके कानून का रूप धारण कर लेता है। ठीक, तब जाके वही नियम बन जाता है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अब देखिए, अगर यही राजतंत्र है, ये निरंकुश शासन व्यवस्था है, राजतंत्र है, तो वहां पे किस में रहेगा? तो राजा में रहता है। ठीक, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना, काफी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब देखते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक समाज, उसी समाज को, अब देखिए स्वतंत्र राजनीतिक समाज क्या है? स्वतंत्र राजनीतिक समाज, स्वतंत्र राजनीतिक समाज उसी समाज को कहा जा सकता है जिस समाज में यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 से पहले यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति भारत में न रहकर ब्रिटेन में रहता था। जो निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो कानून निर्माता है, वो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में न रह करके कहाँ रहता था? ब्रिटेन में रहता था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो भारत से संबंधित जितने नियम कानून थे सब ब्रिटेन से बनकर आते थे। जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, जो वहाँ की रानी थी, क्राउन था, वहां से नियम कानून बन करके तब भारत में आकर के यहाँ पे लागू किया जाता था। अर्थात 15 अगस्त 1947 के पहले जो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो कानून निर्माता व्यक्ति है, वो भारत में न रह कर कहाँ रहता था? ब्रिटेन में रहता था। तो वही देखिए, लेकिन जब भारत को स्वतंत्र राजनीतिक समाज जब बनाए तो कब बना? 15 अगस्त 1947 को यह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति जब भारत आया तो भारत स्वतंत्र राजनीतिक समाज बना। जब भारत आजाद हुआ तो यह निश्चित जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो कानून निर्माता है, जो कानून बनाता है, तो भारत के पास आ गया। अर्थात भारत की जो संसद थी, यहाँ पे जो लोग वहां पे गए चुन करके, वो भारत के लिए नियम कानून बनाने लगे। ठीक, अब देखते हैं। लेकिन अगर पूर्ण रूप की बात करें, एक स्वतंत्र संप्रभु समाज तब बना भारत जब 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली तब हम अपने अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने लोगों की आवश्यकता के अनुसार, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे सांसद थे वहाँ पे, जो पार्लियामेंट में गए, तो भारत के लिए जो नियम कानून बनाए, ठीक, तो वही निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति थे। अगर भारत में निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कब आया? अगर वास्तविक रूप से करें तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब जा करके
भारत ने अपना, तब जाकर के भारत में एक स्वतंत्र संप्रभु समाज स्थापित हुआ। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि कानूनी संप्रभुता की विशेषता, कानूनी संप्रभुता की क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखिए पहली जो विशेषता इसकी है संप्रभुता की, कानूनी संप्रभुता की, कि वह सर्वशक्तिमान और निरंकुश है। इसकी जो पहली विशेषता है वह है कि कानूनी जो संप्रभुता है वह सर्वशक्तिमान है और निरंकुश है। ठीक, अब इसे देखते हैं, निरंकुश क्यों है, सर्वशक्तिमान क्यों है? क्योंकि संप्रभु किसी के आदेश का पालन नहीं करता, वरन उसके आदेश का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। ठीक, आप बहुत ध्यान से समझिए कि इसकी जो विशेषता है संप्रभुता की, जो कानूनी संप्रभुता की जो है उसकी जो विशेषता है कि कानूनी संप्रभुता सर्वशक्तिमान है और निरंकुश है। अब क्यों है? क्योंकि जो संप्रभु होता है, जो कानून का निर्माण करता है, जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं, लेकिन वह संप्रभु किसी की आज्ञा का पालन मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले पे। अगली विशेषता क्या है संप्रभु, कानूनी संप्रभुता की, कि सार्वभौमिकता। इसकी जो दूसरी विशेषता है क्या है? सार्वभौमिकता। बहुत ध्यान से जो इसकी विशेषता पर देखिएगा, क्योंकि ये विशेषताएं आपको ऑप्शन में दे करके प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, या फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी इसकी विशेषता है। इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक, दूसरी विशेषता क्या हमने बताई? सार्वभौमिकता। अब देखिए, क्योंकि संप्रभु के आदेश एक निश्चित क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर लागू होती। ठीक, सार्वभौमिकता इसीलिए है कि यह सार्वभौम सत्य है कि जो संप्रभु राष्ट्र है, राज्य है, उसके निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर इसके नियम कानून लागू होंगे, इसके आदेश लागू होंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं तीसरी विशेषता क्या है कानूनी संप्रभुता की। जो तीसरी विशेषता है वह है अविभाज्यता। अविभाज्यता का अर्थ क्या हुआ? मतलब इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। किसका विभाजन? जो संप्रभुता है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है, एक विद्वान है, उनका नाम है केलहॉन विचारक हैं। इन्होंने कहा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न पूछता है कि जैसे आधे वर्ग या आधे त्रिज्या की कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसे ही आधे संप्रभु की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक, क्योंकि संप्रभुता के विभाजन का अर्थ है दो या दो से अधिक राज्य का निर्माण करना। केलहॉन महोदय ने कहा, और अच्छे से पढ़िए, जो केलहॉन महोदय हैं उन्होंने कहा कि जैसे आधे वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती, आधे त्रिज्या की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक वैसे ही आधे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, आधे संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि यदि संप्रभुता का विभाजन हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि राज्य दो या दो से अधिक राज्यों में विभाजित हो जाएगा। अर्थात जितने संप्रभु होंगे उतने राज्य होंगे। ठीक, अर्थात संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह अविभाज्य है। ठीक, अब देखते हैं इसकी जो अगली विशेषता है वह अदेयता। अदेयता का क्या अर्थ है? किसी को दिया नहीं जा सकता। ठीक,
इसमें एक विद्वान है, उनका नाम है लीबर। लीबर महोदय ने कहा जैसे वृक्ष अपने फलने फूलने के अधिकार को नहीं छोड़ सकता, वैसे संप्रभुता, जो राज्य है, संप्रभुता को नहीं छोड़ सकता है। बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली बात यह है जो लीबर महोदय हैं, जो संप्रभुता की विशेषता में उन्होंने बताया है कि जो संप्रभुता है, जो उसकी सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, उसे दिया नहीं जा सकता, मतलब वो अदेय है। ठीक, उन्होंने परिभाषित करते हुए इसे लिखा कि जैसे एक वृक्ष अपने फलने फूलने के अधिकार को नहीं छोड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो राज्य है वह अपनी संप्रभुता को नहीं छोड़ सकता है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगली इसकी जो विशेषता है क्या है? मौलिकता या अस्थायित्व। मौलिकता या अस्थायित्व। ठीक, अब देखते हैं इसमें कहा गया है, अब थोड़ा इसके ऊपर और देख लेते हैं कि अदेयता में एक और विचारक है रूसो। रूसो भी जो राज्य की अदेय शक्ति है संप्रभुता की, उसके विषय में उन्होंने कहा कि संप्रभुता का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। रूसो ने भी माना कि संप्रभुता का स्थानांतरण मतलब एक दूसरे कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब आते हैं इसकी अगली विशेषता पर। उसकी अगली विशेषता क्या है? मौलिकता या अस्थायित्व। ठीक, अब इसमें क्या है? अब इसमें इसके कहने का जो अस्थायित्व का अर्थ है कि जैसे सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो संप्रभुता है वह अपने स्थान पर स्थिर होती है। ठीक, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो संप्रभुता है, जो सरकार की शक्ति है, वह स्थिर होती है। अगर हम इसकी बात कर लें, अब फॉर एग्जाम्पल अपने देश के भारत की, तो जैसे केंद्र में अभी भाजपा सरकार है। ठीक, अगर सत्ता परिवर्तित होती है, ठीक, अगर सत्ता परिवर्तित होती है, उससे क्या होगा कि सत्ता तो परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन जो देश की संप्रभु शक्ति है, जिसके आंतरिक और बाह्य रूप में वह अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे विदेश नीति के मामले में, जो आंतरिक मामले में, किसी भी मामले में जो उसकी कानूनी शक्ति होगी वह अपने आप में स्थिर होगी। जिस तरीके से वर्तमान सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जनता पर शासन कर रही है, उसी तरीके से आगे सरकार आएगी, जो बदलेगी सरकार, वो भी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके लोगों पर शासन करेगी। ठीक, अब देखते हैं, यही इसकी विशेषता हो गई। अब विशेषता के अंतर्गत थोड़ा एक बार और चेक कर लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या है? पहली विशेषता क्या है? सर्वशक्तिमान और निरंकुशता। दूसरी विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता। तीसरी विशेषता क्या है? अविभाज्यता। तो चौथी विशेषता क्या है? अदेयता। और पांचवी क्या है? मौलिकता या अस्थायित्व। ठीक, ये इसकी विशेषता हो गई। अब देखते हैं इसकी आलोचना। जो कानूनी संप्रभुता है, इसकी कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है। ठीक, अब आलोचना में देखते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक सर हेनरी मेन महोदय हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक का नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा सर हेनरी मेन। ठीक, अब देखते हैं अगले बिंदु पे। इसमें क्या है? वैसे संप्रभुता की निरंकुशता पर प्रहार करते हैं। जो सर हेनरी मैन है, सर हेनरी मैन ने कहा उनके विचार में कि वैसे संप्रभुता की निरंकुशता पर प्रहार करते हैं और कहते हैं, सर हेनरी मैन महोदय कहते हैं कि एक एग्जाम्पल देते हैं महाराणा रणजीत सिंह का। ठीक, उन्होंने कहा कि महाराणा रणजीत सिंह जैसे प्रतापी राजा भी समाज की प्रथा
वह परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर सके। ठीक, सर हेनरी मैन ने कानूनी संप्रभुता की आलोचना करते हुए एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा थे, एक प्रतापी राजा थे, लेकिन उन्होंने भी जो अपने समाज में जो प्रथाएं थी, जो परंपराएं थी, उसका उन्होंने उल्लंघन नहीं कर पाए। ठीक, उनके पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह भी जो वहाँ पे परंपराएं थी, जो समाज में चल रही थी रीति रिवाज, उसका भी वह उल्लंघन नहीं कर पाए। ठीक, अब देखते हैं आगे। आगे विद्वान है, राजनीति विचारक है चिपमैन ग्रे। क्या नाम है इनका? चिपमैन ग्रे। इन्होंने कहा कि ऑस्टिन की भाषा में संसार के वास्तविक शासकों को ढूंढा नहीं जा सकता है। इन्होंने कहा कि ऑस्टिन ने जिस प्रकार से संप्रभुता की कल्पना की है, उस प्रकार के शासक को इस संसार में ढूंढा नहीं जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं, अगर हम बात करें तो संप्रभुता सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना, सबसे बड़ी का अर्थ क्या है? सबसे व्यापक तौर पर अगर कोई आलोचना किया तो वह है बहुलवादी। ठीक, बहुलवादियों ने संप्रभुता सिद्धांत की सबसे व्यापक तौर पर इसकी आलोचना की है। ठीक, अब आलोचना में क्या है, अब देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, देखिएगा, यहाँ पे बहुलवादी कहते हैं कि समाज में राज्य की तरह तमाम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक संघ होते हैं, अतः संप्रभुता को संघों में विभाजित होनी चाहिए। जो बहुलवादी है, मतलब बहुलवादी का क्या अर्थ है, इसको हम बाद में जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें, बहुलवादी मतलब जो उनके जो बहुत से संघों को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार, उन्होंने कहा, बहुलवादियों ने कहा, समाज में राज्य की तरह तमाम प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक, तमाम प्रकार के संघ होते हैं। इन संघों में भी अपनी संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं आगे, लास्की महोदय। लास्की महोदय ने कहा, एक विचार, जो विचारक है वो फेमस है, इन्होंने कहा कि राज्य, जो समाज है, समाज का स्वरूप संघात्मक है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी इन्होंने कहा समाज का स्वरूप संघात्मक है, अतः सत्ता संघों में विभाजित होनी चाहिए। लास्की महोदय भी कहते हैं कि जो समाज है उसका जो स्वरूप है वह कैसा है? संघात्मक है, अतः संप्रभुता भी विभाजित होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं इन आलोचनाओं को, अगर हम ध्यान दें, जो यहाँ पे आलोचनाएं हमने की थी, यहाँ पे हमने नहीं, मतलब जो विद्वानों ने की, ठीक, उन आलोचनाओं को ध्यान में रखकर अगर बात करें तो कह सकते हैं कि ऑस्टिन के सिद्धांत को न समझने के कारण की गई, अर्थात जो आलोचनाएं ऊपर की गई हैं वह क्यों की गई हैं? क्योंकि वह सब ऑस्टिन के सिद्धांत को समझने में असफल रहे। ऑस्टिन के सिद्धांत को वह समझ नहीं सके, इसीलिए ऑस्टिन के सिद्धांत की इन लोगों ने आलोचना की है। अब देखिए, समझ क्यों नहीं सके, उसका भाई कुछ न कुछ तो रीजन होगा ही। अब समझते रीजन। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे ऑस्टिन का उद्देश्य क्या था। ऑस्टिन का उद्देश्य निरंकुश सत्ता की स्थापना करना नहीं था। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ऑस्टिन का उद्देश्य निरंकुश सत्ता की स्थापना करना नहीं था, बल्कि ये जो बेंथम है, जो ब्रिटिश विचारक हैं, बेंथम के नेतृत्व में ब्रिटेन में हो रहे कानूनी सुधारों में सहयोग देना था। ठीक, अब देखते हैं
ब्रिटेन में प्रथा परंपरा पर आधारित कानून लागू थे, जिन्हें कॉमन लॉ कहा जाता था। इन्हीं कानूनों में अस्पष्टता का अभाव था। ये जो कानून थे, जो परंपराएं थी, जो नियम कानून थे, उनमें अस्पष्टता की कमी थी। अतः बेंथम महोदय पार्लियामेंट निर्मित कानूनों को एक संहिता बनाना चाहते थे। ठीक। रूढ़वादी जो विचारक हैं, जो लोग थे, रूढ़वादी लोग थे, वह इसका विरोध कर रहे थे। इन्हीं रूढ़वादियों को माकूल जवाब देने के लिए ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक। अब थोड़ा एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक। जो ये विचार, जो विभिन्न विद्वानों ने ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की है, वह इसलिए किए हैं क्योंकि ऑस्टिन के सिद्धांत को ये लोग समझ नहीं पाए हैं। इसका भाव क्या है, ऑस्टिन ने इस सिद्धांत को ऐसा क्यों कहा, इस अपने सिद्धांत में ऐसा क्यों कहा। ठीक। अब देखते हैं ऑस्टिन का उद्देश्य क्या था। ऑस्टिन का उद्देश्य निरंकुश सत्ता की स्थापना करना नहीं था, बल्कि जो ब्रिटिश एक विचारक हैं बेंथम, उनके वह क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश में हो रहे कानूनी सुधारों पर काम कर रहे थे। ठीक। सुधारों पर काम कर रहे थे, उन्हीं सुधारों में ऑस्टिन भी अपना सहयोग देना चाहते थे। ठीक। अब जो बेंथम थे, सुधार क्यों कर रहे थे, किन चीजों में कर रहे थे। ब्रिटेन में जो प्रथा परंपरा पर आधारित नियम कानून थे, जिन्हें कॉमन लॉ कहा गया, उन कानूनों में कोई अस्पष्टता नहीं थी। ठीक। जो इसीलिए बेंथम पार्लियामेंट निर्मित कानूनों की एक संहिता बनाना चाहते थे। ठीक। रूढ़िवादी जो लोग थे, इनका विरोध कर रहे थे। इन्हीं रूढ़वादियों को माकूल जवाब देने के लिए ऑस्टिन महोदय ने कानूनी संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखते हैं, इन्होंने मतलब ऑस्टिन महोदय ने कानून संप्रभुता, जो कानूनी संप्रभुता को निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कहकर मानव निर्मित विधि को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। अर्थात जो ऑस्टिन ने एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कहा, जिसके माध्यम से लोगों का शासन करने की बात उन्होंने कही, वह क्या थी, मानव निर्मित विधि घोषित कर दिया उसे। ठीक। अर्थात आज भी देखिए, जो नियम कानून होते हैं, वह कुछ तो जब निर्मित होते हैं, कुछ परंपराओं पर आधारित होते हैं, कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जो कुछ प्रथाएं चल रही हैं, धीरे धीरे काफी समय के बाद वो एक नियम का रूप धारण कर लेते हैं। इसी तरीके से जो ब्रिटेन की वहाँ की व्यवस्था थे, जो नियम कानून थे, अक्सर उन्हीं पर आधारित होते थे। ठीक। अब देखते हैं आगे।